Hello everyone, welcome to the chemistry solutions of ANTS FT3. I hope your exam went well. So let us get started. Section A में पहला क्वेश्चन है 51. इसमें पूछा है The vapor density of ozone is. अब ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है O3 और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास ऑफ द गैस m/2. अब ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं ऑक्सीजन के, सो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 348/2 एंड दिस इज 24. सो वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन इज 24, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 52. इसमें पूछा है a 4s atomic orbital has dash radial and dash angular nodes respectively. अब किसी भी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, इसका फॉर्मूला होता है n-l-1, जहां पे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l है एजीमुथल क्वांटम नंबर. अब 4s ऑर्बिटल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n वो हो गया 4 और l 4s ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल के लिए होता है 0. तो 4 - 0 - 1 दिस इज 3. तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएंगे 3 एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है इक्वल टू l एजीमुथल क्वांटम नंबर और s ऑर्बिटल के लिए इट इज 0. सो इसमें 0 एंगुलर नोड्स है, तो आंसर हो जाएगा 3,0 ऑप्शन ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53. इसमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई among the following isoelectronic species is, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है. अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो, एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए जिसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज या उसका आयनिक रेडियस ज्यादा होता है. सो गिवन ऑप्शंस में, गिवन स्पीशीज में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है S2- में, सो इट विल हैव द ग्रेटेस्ट आयनिक रेडियाई. उसके बाद Cl-, फिर पोटेशियम पे +1 चार्ज है और कैल्शियम पे +2 चार्ज है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा. सो दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा डी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54. इसमें पूछा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन अ गैस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 377 ml to 177 ml under a constant pressure of 1520 torr while at the same time being cooled by removing 124 joule heat. तो ये क्लासिक क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन का. तो इसमें हमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट गिवन है विच इज 1520 टॉर. तो इसे अगर हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करें तो इसे हम डिवाइड करेंगे 760 से. सो दिस बिकम्स 1520 by 760 एटमॉस्फेयर विच इज 2 एटमॉस्फेयर. तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है 2 एटमॉस्फेयर और जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V विच इज V2 - V1. सो डेल्टा V हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम है 177 ml एंड इनिशियल वॉल्यूम है 377 ml. दिस इज इक्वल टू -200 ml, और अगर इसे हम लीटर में कन्वर्ट करें तो इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम्स -0.2 लीटर. तो ये है चेंज इन वॉल्यूम. तो अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1. तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट विच इज 2 एटमॉस्फेयर इंटू चेंज इन वॉल्यूम V2 - V1, ये है अभी हमने कैलकुलेट किया था -0.2. दिस इज -0.2 और ये बन जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर. सो दिस इज इक्वल टू +0.4 लीटर एटमॉस्फेयर एंड 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 100 जूल. तो ये हो जाएगा 40 जूल. तो वर्क डन इज पॉजिटिव विच इज 40 जूल. और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 124 जूल हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम. तो हीट चेंज Q ये हो जाएगा 124, और क्योंकि हीट सिस्टम से रिमूव हुई है सो बाय साइन कन्वेंशन हम लगाएंगे नेगेटिव साइन. सो -124 जूल. अब हमें फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W.
तो हीट एक्सचेंज Q दिस इज इक्वल टू -124 एंड वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था इक्वल टू 40 जूल एंड दिस इज इक्वल टू -84 जूल. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55. इसमें पूछा है फॉर द रिएक्शन, तो गिवन रिएक्शन के लिए हमें Kp बाय Kc फाइंड करना है. तो किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए Kp और Kc के बीच का रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng. तो यहां से वी कैन राइट जो Kp और Kc का रेशियो होगा Kp बाय Kc दिस इज इक्वल टू RT टू द पावर डेल्टा Ng. तो बस हमें इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng फाइंड करना है और डेल्टा Ng ये होता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. तो गैसियस प्रोडक्ट्स में हमारे पास CO2 है, उसका कोफिशिएंट है 1 माइनस रिएक्टेंट साइड में हमारे पास CO है और O2 है और इनके कोफिशिएंट का सम है 1 प्लस 1/2. सो दिस इज इक्वल टू -1/2. तो डेल्टा Ng की वैल्यू है -1/2. तो Kp बाय Kc हो जाएगा RT टू द पावर डेल्टा Ng विच इज -1/2. तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा C. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 56. इसमें पूछा है द H+ concentration of a solution is 0.03 m. The pOH of this solution is. तो हमें H+ concentration गिवन है, इससे हम फाइंड कर लेंगे pH और एक बार pH आ गई तो हम pOH फाइंड कर लेंगे. सो H+ concentration है 0.03. pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H+ concentration. सो दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.03. तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. दिस बिकम्स माइनस लॉग ऑफ 0.03 को वी कैन राइट 3 इंटू 10 टू द पावर -2. तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो pH हो जाएगा माइनस, अब log 3 इंटू 10 टू द पावर -2 दिस वी कैन राइट एज log 3 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -2. अब log 3 की वैल्यू नियरली होती है 0.48 एंड log ऑफ 10 टू द पावर -2 ये हो जाएगा -2. सो pH हो गया प्लस 1.52. तो pH इज प्लस 1.52 एंड वी नो कि pH प्लस pOH दिस इज इक्वल टू 14. तो यहां से आएगा pOH इज इक्वल टू 14 माइनस pH और pH की वैल्यू है 1.52. सो दिस बिकम्स 12.48. तो pOH है 12.48 और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57. इसमें पूछा है हाउ मेनी लीटर्स of a 0.5 N solution of an oxidizing agent are reduced by 2 liters of a 2.0 N solution of a reducing agent. तो ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का. तो इसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नॉर्मेलिटी गिवन है N1 इज इक्वल टू 2N और वॉल्यूम हमें गिवन है V1 इज इक्वल टू 2 लीटर्स और हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके लिए नॉर्मेलिटी गिवन है N2 इज इक्वल टू 0.5N और हमें उसका वॉल्यूम V2 फाइंड करना है. अब अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करें तो वी कैन राइट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. सो दिस वी कैन राइट एज N1 V1 is equal to N2 V2. तो अगर हम वैल्यूज पुट करें this becomes N1 is 2 and V1 is also 2 और N2 it is 0.5 और V2 हमें फाइंड करना है. तो यहां से मिलेगा हमें V2 is equal to 4 by 0.5 liters and this is equal to 8 liters. So volume of oxidizing agent required is 8 liters. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58. इसमें हमें चार गैसेस आर्गन CO2 HCHO और CH4 इनके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू KH गिवन है और बोला है अरेंज दिस गैसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी. अब हमें पता है कि गैसेस के लिए हेनरीज कांस्टेंट KH इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस उतनी ही कम होगी.
तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो गिवन KH वैल्यूज में हाईएस्ट KH वैल्यू है आर्गन के लिए विच इज 40.39, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी। सो विल स्टार्ट विद आर्गन एंड आर्गन के बाद वी हैव 1.67 फॉर CO2, तो नेक्स्ट नंबर है CO2 का। उसके बाद वी हैव CH4 के लिए 0.413, तो CH4 आएगा। और सबसे कम KH वैल्यू है HCHO के लिए, तो इसकी सोल्यूबिलिटी हाईएस्ट होगी। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। इसमें पूछा है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ 0.1 NaCl solution at 23 degrees Celsius is 0.012 ohm inverse centimeter inverse. The resistance of cell containing the solution at the same temperature was found to be 55 ohm. The cell constant will be. तो इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी गिवन है और हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है और सेल कांस्टेंट पूछा है। तो हमें फॉर्मूला पता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू 1 by R which is resistance into L by A। तो L by A is the cell constant, हमें L by A फाइंड करना है and this is equal to कप्पा into resistance। तो अब क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की वैल्यू गिवन है 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमें गिवन है 55 ओम। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यही है हमारा सेल कांस्टेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। इट सेज the activation energy EA of a reaction in the presence of a catalyst is 4.15 kilojoule per mole and in the absence of catalyst is 8.3 kilojoule per mole. What is the slope of the plot of ln K versus 1 by T in the absence of catalyst? तो हमें ln K और 1 by T का जो प्लॉट है उसके लिए स्लोप फाइंड करना है। तो हमें पता है आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e to the power minus EA by RT। तो अगर हम log लें it becomes ln K is equal to ln A minus EA by RT। तो इसमें अगर हम ln K को y एक्सिस पे प्लॉट करें और 1 by T को x एक्सिस पे प्लॉट करें, we can see this is equation is of the form y equal to mx plus c। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप m हो जाएगा माइनस EA by R। तो स्लोप विल बी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय गैस कांस्टेंट R। तो हमें फाइंड करना है स्लोप इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। हमें क्वेश्चन में गिवन है 8.3 किलो जूल पर मोल, तो इसे हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 1000 जूल पर मोल एंड डिनोमिनेटर में वी हैव गैस कांस्टेंट R और इसकी वैल्यू होती है 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो यहां से मिलेगा हमें -1000 केल्विन। सो द स्लोप इज -1000। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -1000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। इट सेज PCl3 and PCl5 both exist, NCl3 exists but NCl5 does not exist, it is due to। तो हमें बताना है कि NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अब अगर NCl5 एग्जिस्ट करेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता, और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि PCl5 एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। फास्फोरस एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सो इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट और PCl5 बन सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। It is due to availability of vacant d orbital in phosphorus but not in nitrogen. Next question is 62. It says, why is HCl not used to make the medium acidic in oxidation reactions of KMnO4 in acidic medium?
तो हमें पता है KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए हम HCl यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि KMnO4 के साथ अगर HCl प्रेजेंट होगा तो ये HCl को ही ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा इसका Cl2। क्लोरीन को -1 से भेज देगा ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो इस वजह से हम HCl को एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हमें एसिडिक मीडियम मेंटेन करना है तो विल प्रेफर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नॉट HCl, क्योंकि KMnO4 H2SO4 को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KMnO4 ऑक्सीडाइजेस HCl into Cl2 which is also an oxidizing agent. तो आंसर इज बी। Next question is 63. It says the complex used as an anti-cancer agent is. तो ये क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। सो हमें याद होना चाहिए कि एंटी कैंसर एजेंट जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज सिसप्लेटिन, और सिसप्लेटिन का स्ट्रक्चर है प्लेटिनम 2+, ये है सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स है क्लोरीन क्लोरीन एंड NH3 तो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इट इज सिसप्लेटिन और वी कैन से सिस प्लेटिनम Cl2 NH3 होल ट्वाइस। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। इसमें पूछा है अ मिक्सचर इज नोन टू कंटेन NO3- and NO2-। बिफोर परफॉर्मिंग रिंग टेस्ट फॉर NO3-, the aqueous solution should be made free of NO2-। This is done by heating aqueous extract with, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन दोनों हैं और हमें नाइट्राइट आयन को रिमूव करना है। तो ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम इन द टेस्टिंग ऑफ नाइट्राइट आयन। तो नाइट्राइट आयन को अगर हमें सॉल्यूशन से रिमूव करना है तो वी यूज यूरिया। यूरिया इज ऑल्सो नोन एज नाइट्राइट किलर। ये सॉल्यूशन से नाइट्राइट रिमूव कर देगा। यूरिया इज NH2CO NH2। दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड NO2- दिस विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिएक्शन होगी NO2- will get reduced to N2 and urea will get oxidized to carbon dioxide. So given options में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरिया। Next question is 65. It says acidity of diprotic acids in aqueous solution increases in order, और हमें ऑप्शन में ग्रुप 16 के कोवेलेंट हाइड्राइड्स गिवन है, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। सो H2S, H2Se एंड H2Te। और हाइड्राइड्स के लिए हम एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं यूजिंग देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगी, और जब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगी तो एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। सो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगा H2S, देन H2Se एंड देन H2Te। तो गिवन ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66. इट सेज इन एक्वस सॉल्यूशन यूरोपियम 2+ एक्ट्स एज, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और कैन एक्ट एज रेडॉक्स एजेंट। अब यूरोपियम एक लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है और गिवन आयन है यूरोपियम 2+। नाउ वी नो कि लैंथेनाइड सीरीज के लिए जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +3, और यूरोपियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। तो यूरोपियम 2+ की टेंडेंसी है टू कन्वर्ट टू यूरोपियम 3+। इसका रीजन हम ये दे सकते हैं कि यूरोपियम 3+ हैज ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ हायर चार्ज। तो यूरोपियम 2+ ऑक्सीडाइज हो जाएगा यूरोपियम 3+ में, और क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है it will act as reducing agent. So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपियम 2+ acts as reducing agent. Next question is 67. It says which of the following are peroxo acids of sulfur? अब peroxo acids वो acids हैं जिनमें होती है peroxy linkage या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। So let us see कि given acids में
किन में प्रेजेंट है पेरोक्सी लिंकेज? तो H2SO5 इट इज ऑल्सो नोन एज कैरोज एसिड, इसका स्ट्रक्चर है सल्फर डबल बॉन्ड O, दिस इज कैरोज एसिड। सो वी कैन सी इसके अंदर पेरोक्सी लिंकेज है, तो इट इज अ पेरोक्सो एसिड। इसके बाद हमें गिवन है H2H2O8, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्शल्स एसिड, इसका स्ट्रक्चर है, सो इसके स्ट्रक्चर में वी कैन सी यहां भी एक पेरोक्सी लिंकेज है, तो ये भी एक पेरोक्सो एसिड है। और जो एसिड्स गिवन है वो है H2H2O7, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओलियम, इसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, इसमें पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, तो ये पेरोक्सो एसिड नहीं होगा। और हमें ऑप्शंस में गिवन है H2H2O6, तो इसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी कोई पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, तो ये भी पेरोक्सो एसिड नहीं है। तो पेरोक्सो एसिड होंगे H2SO5 एंड H2H2O8, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, इट सेज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स COEN2Cl2 Br2 इज। तो सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, सेंट्रल एटम के साथ 2 ईएन लिगेंड अटैच्ड है, और ईएन लिगेंड या इथाइलिन डाइअमीन ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, सो 2 into 2 प्लस इसमें 2 क्लोराइड लिगेंड भी है, और क्लोराइड एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब कि एक Cl- लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, सो 2 into 1। तो ये है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम कोबाल्ट। तो ये हो जाएगा 4 + 2 विच इज 6, तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, इसमें स्टेटमेंट 1 में गिवन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी मतलब चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज नेगेटिव, लेकिन कोई प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसका क्राइटेरिया होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G। अगर ये नेगेटिव हो देन वी कैन से द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा H इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड whether a reaction is spontaneous or not। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट 2, इसमें गिवन है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके हिसाब से किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, इट सेज मैच द एलिमेंट इन कॉलम 1 विद दैट इन कॉलम 2। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कॉलम 1 में नंबर 1 कॉपर, अब कॉपर हमें पता है ये एक 3D सीरीज का एलिमेंट है और एक ट्रांजिशन मेटल है, सो 1 के लिए आ जाएगा Q इन कॉलम 2। फिर कॉलम 1 में सेकेंड एलिमेंट है फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन हमें पता है ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, हेलोजन फैमिली का पार्ट है, एंड इट इज अ नॉन मेटल, सो 2 के लिए आ जाएगा P। देन 3 हमारे पास है सोडियम, अब सोडियम इज इन ग्रुप 1, ये एक एल्केली मेटल है, तो 3 के लिए आ जाएगा S। एंड 4 सीरियम, अब सीरियम एक लेंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है, सो आंसर हो जाएगा 4 के लिए R। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, इट सेज इफ फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा H is 30 kilojoule per mole at 450 Kelvin, the value of delta S in joule per Kelvin per mole for which the same reaction will be spontaneous at the same temperature is। और हमें ऑप्शंस में 4 वैल्यूज गिवन है, तो हमें देखना है कि गिवन रिएक्शन इनमें से किस वैल्यू ऑफ डेल्टा S पे स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमें पता है कि स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया होता है डेल्टा G शुड बी नेगेटिव, और डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S।
सो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस मस्ट बी नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में हमें डेल्टा एच की वैल्यू भी गिवन है और टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन है, तो हमें डेल्टा एस की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम सॉल्व करें, सो डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच हमें गिवन है 30 किलो जूल पर मोल, इसे जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 30 इंटू 1000 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हमें गिवन है 450 केल्विन। सो दिस गिव्स अस डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेटली 66.66 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो गिवन ऑप्शंस में 66.66 से ज्यादा सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है ऑप्शन ए में, विच इज 70। तो 70 के लिए द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70, गिवन ऑप्शंस में 70। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। क्वेश्चन नंबर 72 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। तो 72 में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो जो मेरे पास कंपाउंड दिया गया वो क्या है, CH3 CH, यहाँ पे क्या लगा हुआ है Cl है ना, यहाँ पे CH2 CH Cl, एक मेरे पास सिमेट्रिकल कंपाउंड्स दिया गया है जिसमें से दो काइरल कार्बन है, एक काइरल कार्बन ये है, ये काइरल कार्बन ये है ना। इन बराबर कितना हो गया 2 है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या होता है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से बताइए, 2 की पावर n-1 है ना, प्लस 2 की पावर n/2-1, ठीक है ना। और n कितना है n2, बिकॉज सिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो क्या फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करिए इसको, 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से 2 और इसका 2 की पावर 0 क्या बनेगा 1। ठीक है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे इसके 3। ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और एक मीजो बनता है, पता है ना। तो 72 का ऑप्शन नंबर डी। 73 में क्या फाइंड करना है, 73 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए मिक्सचर ऑफ ए 50-50 मिक्सचर ऑफ RS है ना। R और S का मिक्सचर कितना है, ये भी 50% है और ये भी 50% है, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया रेसेमिक मिक्सचर। क्या बन गया, रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड भी क्या होता है, मीजो कंपाउंड भी हमारे पास क्या होता है बताओ, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एवरी एक आइडल कंपाउंड भी क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इसका मतलब सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। 73 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H1H2। ठीक है, तो जो मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड दिया गया है ये साइक्लोहेक्सेनोन और यहाँ पे लगा है OPH और यहाँ पे क्या है H1। ठीक है, जो सेकंड कंपाउंड है यहाँ पे SPH है और यहाँ पे लगा है H2। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं यहाँ से H1 को निकालूंगा तो यहाँ से H1 को निकालने के बाद जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो यहाँ बनेगा और ये है आपके पास OPH। तो ये निगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, इसका देखते हैं, जब मैं यहाँ से H2 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ बनेगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे है SPH है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये निगेटिव क्या करेगा, कार्बोनिल के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। यहाँ पे ये वाला निगेटिव कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस तो करेगा, सल्फर के पास जो वैकेंट d ऑर्बिटल होगा ना उसमें भी कॉन्जुगेशन करेगा, इसका मतलब उसमें भी रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे आपका 2p पाई 3d पाई रेजोनेंस भी है ना। इसमें d ऑर्बिटल में इसका डिलोकलाइजेशन होगा तो इसके स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, यहाँ पे केवल निगेटिव इसके साथ रेजोनेंस करेगा। ठीक है ना, इसके साथ करेगा, सॉरी समझ रहे ना, ये इसके साथ केवल रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे ये दोनों तरफ कर सकता है, तो मतलब ये वाला मोर स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ H2 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो H2 ग्रेटर देन H1 बिकॉज इसमें डी सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है। ठीक है,
तो 74 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो टर्मिनल एल्काइन ही क्या देती है, टॉलेंस टेस्ट देती है ना, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट है ना। अगर इसका टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनता है, CAG। ये बेसिकली यहाँ से क्या बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है ना, ठीक है। तो टर्मिनल एल्काइन ही पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देती है, वाइट पीपीटी होता है, ये क्या होता है, वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी। इसका मतलब 75 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एल्काइंस में केवल एक टर्मिनल एल्काइन से टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देती है, बाकी एल्केन, इंटरनल एल्काइन है ना, एल्कीन, ऐसा कोई टेस्ट सबके सब निगेटिव देते हैं। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे रेजोनेंस होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा रेडिकल का, अलाइलिक रेडिकल का स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगा। उसके बाद किसका होगा, 3 डिग्री वाले का, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका 3 डिग्री, और सबसे लास्ट में किसका होगा, 2nd डिग्री का। रेडिकल जिसके पास रेजोनेंस होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। रेडिकल के केस में रेजोनेंस डोमिनेट करता है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर, ठीक है। रेजोनेंस केवल चेक करना होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे है ये 3 डिग्री, यहाँ पे ये 2 डिग्री। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका, तीसरा सबसे ज़्यादा, है ना, तीसरा के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा, है ना। ऑर्डर बन गया 3rd, 1st और 2nd, 3rd, 1st एंड 2nd। रेजोनेंस को चेक करना होता है ना। 3rd, 1st एंड 2nd, 76 का ऑप्शन नंबर डी। 77 में बोला है कि कंपाउंड क्या बनेगा, है ना, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो एल्किन का रिएक्शन है ना, X2 का एडिशन एल्किन के ऊपर, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br2 वाटर, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल वाटर काम करेगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ से बनेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन, Br है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये बन गया। अब यहाँ से वाटर रिंग को ओपन करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, जहाँ से बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, है ना। तो ये यहाँ से बेसिकली कार्बोकेटाइन बनता नहीं, इसमें कंप्लीट कार्बोकेटाइन नहीं बनता। यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड से ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा यहाँ से बताइए भाई, यहाँ से CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे Br। तो मैच करिए ऑप्शन कौन सा होगा, जो कंपाउंड मेजर बनेगा वो ये बन गया, मतलब 77 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ से पूछा है कि कंपाउंड P क्या बनेगा, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है CH3, CH2, CBr3, है ना। इसका रिएक्शन कराया गया Ag पाउडर के साथ, है ना, Ag पाउडर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, Br 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 6 मोल ऑफ Ag, है ना, फिर यहाँ से Br Br Br, तो यहाँ से 6 मोल ऑफ Ag Br बाहर निकलेगा, और यहाँ से भाई क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ये बन गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, है ना। 6 मोल ऑफ AgBr माइनस 6 मोल ऑफ AgBr बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, हेक्स 3 आइन, 3 हेक्साइन। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के लिए पूछा है कि किसके केस में द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी होगा। तो कंपाउंड मेरे पास दिया गया, एक दिया है मेरे पास बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए, दूसरा दिया है मेरे पास टॉल्विन, है ना, ये दिया है मेरे पास टॉल्विन, तीसरा दिया है क्लोरोबेंजीन। तो जिस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी क्या होगा, फास्टर होगा, ये फिनॉल। तो यहाँ से देखिए इसका प्लस एम काम करेगा, क्या काम करेगा, प्लस एम। इसका क्या काम करेगा, प्लस एच, है ना। हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना, बेसिकली उसका माइनस आई डोमिनेट करता है, पता है ना। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, फिनॉल के केस में, बिकॉज OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब 4th के केस में जो ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सबसे फास्टर होगा। तो 4th मतलब डी का सबसे फास्ट, डी के बाद बी का, है ना। और ये Cl का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं हेलोजेंस, है ना। तो डी के बाद बी के बाद ए, और सबसे लास्ट में सी, डी बी ए और सी, क्या ऑर्डर बन गया, DBAC, ठीक है, DBAC। तो 79 का ऑप्शन सी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 80 क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स व्हेन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विथ ओजोन फॉलोड बाय जिंक H2। इसका मतलब ओजोन लाइसिस, जिंक प्रेजेंट है, इसका मतलब रिडक्टिव ओजोन लाइसिस, है ना। तो जो ये मेरे पास कंपाउंड है, अगर इसका मैं क्या कराऊंगा,
रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराऊंगा, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराऊंगा इसका मैं, है ना। तो क्या करना होता है, केवल पाई बॉन्ड को तोड़ो और दोनों तरफ क्या लगा दो, ऑक्सीजन। तो एक बनेगा आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन और दूसरा बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस है, अब इनको कुछ करना नहीं है ना। तो ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है, देखो यहाँ से, है ना। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ के केवल दोनों तरफ क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, तो साइक्लोहेक्सेनोन एक कीटोन बनेगा और एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ओके, 80 का ऑप्शन ए। 81 में पूछा है क्या, फ्रीऑन गैस कौन सी होती है ना, जो रेफ्रिजरेंट में यूज़ करते हैं। तो क्या होता है भाई, CCl2F2। CCl2 ये तो पता होगा आप लोगों को, है ना, ये फ्रीऑन गैस होती है, ठीक है। तो 81 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला है, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन व्हाट रिएजेंट एंड कंडीशन वुड बी रिक्वायर्ड, है ना। ये फॉलोइंग कन्वर्जन करने के लिए हमें कौन सा रिएजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए, जो ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड दिया गया है, यहाँ से बेसिकली हमको बनाया गया है हॉफमैन एल्किन। क्या बनाया गया है, हॉफमैन एल्किन, है ना। तो हॉफमैन एल्किन का फॉर्मेशन कब होगा, जब कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, हॉट कॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लूँगा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लूँगा तो ड्यू टू बल्कीनेस ये प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा, और जब यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगी, तो बनने वाला एल्किन क्या बन जाएगा, हॉफमैन मेजर बनेगा। इसका मतलब पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और एलिमिनेशन के केस में तो हीटिंग होता ही है ना। तो इन केस ऑफ बल्की बेस हॉफमैन फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो ऑप्शन सी, ठीक है ना, बल्की बेस यूज़ किया गया। 82 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इधर SN1 और SN2 टेक्स प्लेस, है ना। पूछा है कि किसके केस में या इधर SN1 होगा या फिर SN2 होगा। तो पहला जो मेरे पास कंपाउंड दिया गया है क्लोरोबेंजीन, इसमें ना ही तो SN1 होगा और ना ही तो SN2 होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, नहीं होगा यहाँ भी। अराइल हैलाइड SN1 SN2 नहीं देते। यहाँ से भी सेम सेकेंड ऑप्शन क्या है कि सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास विनाइल हैलाइड, है ना। ये भी आपका SN1 SN2 कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए भाई, जो आपके पास ये वाला कंपाउंड है, ये भी SN1 SN2 नहीं देगा। जो ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन नंबर डी में SN1 तो होगा नहीं, बिकॉज बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत ही अनस्टेबल होगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया SN2 रिएक्शन होगा, ये आपका SN2 रिएक्शन बहुत बढ़िया देगा। तो ऑप्शन नंबर डी में SN1 नहीं होगा, लेकिन SN2 होगा। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अराइल हैलाइड SN2 नहीं देंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा कार्बन और Cl के बीच में। सेम कंडीशन यहाँ भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, Cl का लोन पे रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकता, तो SN2 नहीं होगा। और यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, तो SN1 भी नहीं होगा, ब्रैड्स रूल, ठीक है। तो ABC में SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगा, तो 83 का ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे SN1 तो नहीं होगा लेकिन SN2 होगा, ठीक है। तो 83 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विथ नाइट्रस एसिड इल्ड पैराबेंजोक्विनोन मोनोऑक्साइड, ठीक है। पहले देख लेते हैं, फिनॉल का रिएक्शन कराया गया, है ना, फिनॉल का रिएक्शन कराया गया किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। ये कौन सा रिएक्शन है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बनेगा नाइट्रोसोफिनॉल। क्या बनेगा, इसको बेसिकली मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा तभी दिखा पाएंगे आगे। ये आपका बन गया नाइट्रोसोफिनॉल, ठीक है। अब रीज़न क्या, हाँ नाइट्रोसोफिनॉल तो बन गया, इसको ये नाइट्रोसोफिनॉल बन गया। फिर रीज़न क्या पूछ रहा है, पैरानाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो है, पैरानाइट्रोसोफिनॉल एंड पैराबेंजोक्विनोन मोनोऑक्साइड आर टॉटोमर्स, है ना, ये टॉटोमर्स होते हैं। तो देखिए पैरानाइट्रोसोफिनॉल, एक सेकेंड इसको दिखाना पड़ेगा, पाई बॉन्ड दिखाना पड़ेगा इसका। पैरानाइट्रोसोफिनॉल ये है आपका, और ये पैरानाइट्रोसोफिनॉल, ये जो यहाँ पे बेसिकली टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे जब टॉटोमेरिज्म होगा तो क्या बन गया, यहाँ से बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। ये आपका क्या बन चुका है, बेसिकली पैराबेंजोक्विनोन मोनोऑक्साइड, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो नाइट्रोसोनियम एंड इलेक्ट्रोफाइल होगा इसके पैरा पोजीशन पे आके लगेगा, तो नाइट्रोसोफिनॉल बन गया। और नाइट्रोसोफिनॉल ये आपका पैराबेंजोक्विनोन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब एसर्शन और रीजन क्या है, दोनों के दोनों करेक्ट है। टॉटोमेरिज्म की वजह से ही क्या बन रहा है, नाइट्रोसोफिनॉल से क्या बन रहा है, पैराबेंजोक्विनोन मोनोऑक्साइड, ठीक है।
ये नाइट्रोसोफिनॉल है, तो 84 का ऑप्शन नंबर बोथ आर करेक्ट, है ना। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 84 का ऑप्शन ए, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, पूछा है कि ए और ए के बाद बी क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, CH3H PH, यहाँ पे OH है, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे C होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे PH है, यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कोक्साइड O माइनस Na+ है। अब इसका अगर रिएक्शन कराया गया किसके साथ, इसका रिएक्शन कराया गया मिथाइल आयोडाइड के साथ, किसके साथ, तो ये SN2 फैशन में यहाँ पे अटैक करेगा, I- को बाहर निकाल दिया, है ना। तो क्या बन गया भाई, CH3H, यहाँ PH, यहाँ पे क्या आ गया, OCH3, है ना, SN2 रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना, एल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन, ईथर का फॉर्मेशन हो गया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। तो 85 का आप चेक करिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ से देखिए बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, assuming no other changes, what is the effect of doubling only the concentration of alkyl halide in the following reaction, है ना। अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को डबल करने से क्या चेंज होगा, यही पूछा है ना। तो देखिए यहाँ से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ना, तो SN2 होगा नहीं, ये SN1 रिएक्शन है। ये देखिए ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया गया I- के साथ, तो SN1 रिएक्शन होगा, Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी और यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे I- अटैक करेगा, तो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस यहाँ से लिविंग ग्रुप Br- निकल गया। कौन सा रिएक्शन है, SN1, बिकॉज ये कौन सा है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, SN2 देता ही नहीं है कभी, है ना, नेवर गिव SN2, SN1 देगा। तो SN1 का मतलब रेट किस पे डिपेंड करता है, SN1 के केस में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली रिएक्टेंट और कुछ भी नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मैं इसका कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट भी क्या हो जाएगा डबल, अगर मैंने इसका कंसंट्रेशन डबल किया, है ना, तो रेट भी क्या हो जाएगा डबल। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, 86 का ऑप्शन नंबर बी। अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, बिकॉज SN1 है, यूनिमोलिकुलर, ऑर्डर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, है ना। तो X बताना है हमें, टॉल्वीन का रिएक्शन कराया है यहाँ पे, है ना, Cl2H के साथ टॉल्वीन का रिएक्शन कराया है और फिर X बना और X का इसने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया 373 केल्विन पे, तो बेंजल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब X क्या बना होगा, यहाँ पे ये CHO बेंजल्डिहाइड बन गया ना। तो जब क्लोरीनेशन किया है तो यहाँ पे क्या बना होगा, CH Cl Cl। सेकेंड स्टेप में OH आएंगे, ये दोनों Cl को बाहर निकाल देंगे। जब दोनों Cl यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, CH OH और OH। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तुरंत वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका X क्या बन रहा है, X बन रहा है यहाँ पे ये वाला कंपाउंड, ये देखिए बेंजाइलिक कार्बन पे कितने Cl होंगे, बेंजाइलिक कार्बन पे आपके पास यहाँ पे 2 Cl होंगे, है ना, ये CH ये Cl, बेंजाइलिक कार्बन पे 2 Cl होंगे, तभी तो 2 OH आएंगे ना और यहाँ से वाटर निकलेगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 88, है ना, 88 क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराया गया है ना, सीक्वेंस में, और पूछा है कि ऑप्शन डी क्या बन रहा है ना, डी बताना है कि डी क्या बनेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ डी। तो 88 में जो यहाँ पे आपके पास एसिटिक एसिड है, ये जो एसिटिक एसिड है इसका रिएक्शन SOCl2, तो SOCl2 से कराओ, PCl3 से कराओ, PCl5 से कराओ, क्या बनता है, एसाइल हैलाइड बनेगा, एसाइल क्लोराइड। तो ए क्या बन गया, एसाइल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन कराया गया है यहाँ पे बेंजीन लेके और एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन गया एसिटोफिनोन बन गया, है ना, असाइलेशन हुआ, AlCl3 ने Cl- को निकाल लिया, ठीक है ना, यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा, इस पे अटैक करेगा, तो क्या बन गया, एसिटोफिनोन बन गया, असाइलेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फिर यहाँ से HCN लिया गया, इसका मतलब साइनाइड माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो साइनाइड माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा बेसिकली। तो देखिए यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया PH, ये इसको मैं यहाँ दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया, देखिए भाई ये बन गया CH3, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे साइनाइड, है ना।
और जैसे साइनोहाइड्रिन बना, इसका करा दिया है हाइड्रोलिसिस, है ना। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है भाई, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो तीनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखिए, ये बन गया C, यहाँ पे था CH3। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे देखिए क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ऊपर क्या होगा, OH। इसका मतलब ये क्या बन चुका है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा D। ऑप्शन चेक करते हैं कि डी कौन सा है भाई, डी है क्या। तो देखो भाई, यही है आपका 88 का ऑप्शन ए, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, 88 का ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्साइम ऑफ विच सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन का यूज़ करके ऑक्साइम बनाया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। तो ऑक्साइम कैसे बनता है एल्डिहाइड कीटोन का यूज़ करके, हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ। हाइड्रोक्सिलेमीन है तो यहाँ से वाटर को हम बाहर निकाल देंगे और क्या बनेगा भाई, यहाँ से आपका बन गया ऑक्साइम। क्या ये GI शो करेगा, नहीं करेगा ना, बिकॉज इस कार्बन पे ये दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, ये दोनों के दोनों सेम है ना, तो GI नहीं करेगा। अब ये OH को तुम राइट साइड में रखो या फिर लेफ्ट में रखो, क्या ही फर्क पड़ेगा, सेम ही होगा। मतलब ये एसीटोन आपका GI शो नहीं करेगा, ऑक्साइम बनने के बाद आपका GI शो नहीं कर रहा है। डाईइथाइल कीटोन, देखो भाई, ये आपका डाईइथाइल कीटोन अगर यहाँ से तुम बनाओगे हाइड्रोक्सिलेमीन का यूज़ करके NH2OH से, तो यहाँ भी दोनों सेम है ना, ये देखो यहाँ पे ये NOH, यहाँ भी ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम ही है, तो ये भी आपका GI शो नहीं करेगा, है ना। GI की कंडीशन होती है कि किसी भी एक कार्बन पे ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों ग्रुप आपके सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो GI शो नहीं करेगा, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड भी शो नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में भी क्या है, फॉर्मल्डिहाइड में भी ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, ये भी आपका GI शो नहीं करेगा, ठीक है, ये भी आपका GI शो नहीं करेगा। ये अगर मैं यहाँ से ऑक्साइम बनाता हूँ तो ये भी GI शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी GI शो नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ही करेगा, क्यों, ये देखो PH, ये है COH, हाइड्रोक्सिलेमीन से अगर इसका रिएक्शन कराऊंगा तो जो ऑक्साइम बनेगा ये आपका बहुत अच्छे तरीके से क्या शो करेगा, ठीक है। सेकेंड पेज पे देख लेते हैं, ये बेंजल्डिहाइड था, है ना। बेंजल्डिहाइड का अगर मैं रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन से कराऊंगा तो जो ऑक्साइम बनेगा वो आपका बहुत आसानी से GI शो करेगा। एक ये बनेगा आइसोमर्स, और एक आइसोमर्स तो ये भी बन सकता है ना, PH, यहाँ पे इस बार OH को तुम कहाँ कर दो, लेफ्ट में, अब यहाँ पे लोन पेयर, ये दोनों आपस में क्या बन गए, ये दोनों आपस में बन गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ऑक्साइम के फॉर्मेशन होने के बाद, बिकॉज बेंजल्डिहाइड में ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, बाकी सब में क्या था, सेम था। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है ना, 89 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो कार्बोकेटाइन बनता है और अल्कोहल बनता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ये देखो भाई, ये बन गया आपके, ये आपके पास प्राइमरी अमाइंस। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा नाइट्रस एसिड के साथ तो ये तुरंत यहाँ से क्या बना देगा, यहाँ से बनाएगा N2Cl डायजोनियम सॉल्ट, तुरंत N2 गैस यहाँ से बाहर निकलती, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, है ना। एरोमेटिक वाला तो थोड़ा बहुत स्टेबल भी होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, एलिफैटिक वाला तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, यहाँ से तुरंत N2 गैस बाहर निकलेगी और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे रिंग एक्सपांसन होगा नहीं, बिकॉज 6 से 7 मेंबर रिंग एक्सपांसन नहीं होता, है ना, बिकॉज 6 मेंबर क्या है, स्टेबल है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा हाइड्राइड ट्रांसफर, क्यों, अगर यहाँ से मैं हाइड्राइड ट्रांसफर करूँगा तो क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर करने से जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये बन जाएगा आपका यहाँ पे CH3 और ये बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ये आपका 1 डिग्री से कहाँ चेंज हो गया, 3 डिग्री में, है ना। और फिर यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा, वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल, ये आपका CH3, ये आपका OH, वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल, बिकॉज HNO2 से क्या बनता है, HNO2 से बनता है नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो यही आपका वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो 90 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है ना। नाइट्रस एसिड का मतलब एसिडिक मीडियम में नाइट्रोसोनियम प्लस वाटर बनता है, देखो कैसे बनता है, यहाँ से ये आपका हो गया N डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया OH, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में HNO2 है ना, HNO2 है ना,
एसिडिक मीडियम में यहाँ से ये वाटर बन के बाहर निकलेगा, है ना, H2O पॉजिटिव वाटर बन के बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या बनेगा H2O प्लस, यहाँ से बन गया नाइट्रोसोनियम आयन, ये बनता है। यही वाटर यहाँ पर टैग किया तो क्या बन गया टर्शियरी अल्कोहल। तो 90 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। 91 में क्या है, एट विच कार्बन द फॉलोइंग शुगर्स आर एपीमर, है ना, एपीमर पूछा है कौन से कार्बन पे एपीमर शो कर रहा है। तो ये आपका है बेंजल्डिहाइड, ये है OH H OH, है ना, ये OH OH, ठीक है, ये है। ये दूसरा है, दूसरा शुगर है यहाँ पे H और यहाँ पे OH। देखिए कार्बन नंबर सेकंड पे ही क्या शो कर रहा है, ये कार्बन नंबर सेकंड पे ही एपीमर शो कर रहा है ना, C2 एपीमर है, क्या है C2 एपीमर। ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये कार्बन नंबर सेकंड, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये कार्बन नंबर सेकंड, यहाँ पे OH राइट में और यहाँ पे OH कहाँ पे है, लेफ्ट में, है ना। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या बन गए, ये दोनों कंपाउंड आपस में हो गए C2 एपीमर, क्या बन गए C2 एपीमर्स, है ना। तो एट कार्बन C2 ऑप्शन बी, 91 का ऑप्शन बी, C2 कार्बन पे एपीमर शो कर रहा है, ठीक है ना, 91 का भी। It says which of the following oxides is most acidic in nature, और हमें ऑप्शंस में एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स गिवन है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है बेरिलियम सबसे ऊपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एंड ऑक्साइड्स के लिए वी नो एज वी गो डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेस और वी कैन से एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा सबसे ऊपर विच इज बेरिलियम ऑक्साइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BeO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93। ये एक एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो एसर्शन में गिवन है H2SO4 कैनॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, जो सल्फर का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब कि अब सल्फर फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जब ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो किसी और को रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब H2SO4 कैनॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो एसर्शन इज करेक्ट। अब रीजन में गिवन है सल्फर कैनॉट इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर बियॉन्ड +6। यही बिल्कुल सही रीजन है, इसी की वजह से H2SO4 कैनॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next question is 94. ये भी एक assertion reason type question है। Assertion में given है iodine is more soluble in water than in carbon tetrachloride. अब solubility का एक general rule है like dissolves like, मतलब कि एक polar compound is more soluble in polar solvent और एक non polar compound is more soluble in non polar solvent। अब आयोडीन I2 ये एक non polar compound है, और क्योंकि ये non polar है that is why it is more soluble in non polar solvents like carbon tetrachloride CCl4। और वाटर जो कि एक polar solvent है उसमें ये कम soluble होगा, so iodine is less soluble in water। तो assertion is incorrect। अब रीजन में गिवन है आयोडीन इज अ पोलर कंपाउंड विच इज इनकरेक्ट, आयोडीन इज नॉन पोलर। तो एसर्शन भी इनकरेक्ट है और रीजन भी इनकरेक्ट है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95। ये भी एक एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन में गिवन है NO3- इज प्लेनर while NH3 इज पिरामिडल। सो नाइट्रेट आयन NO3- इसका स्ट्रक्चर है। सो इसमें नाइट्रोजन एटम इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड इसके पास 0 लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर है 3, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। सो दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। एंड देन वी हैव NH3 अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर है, सो नाइट्रोजन एटम is forming 3 sigma bonds and it has 1 lone pair, तो स्टेरिक नंबर है 4, it is sp3 hybridized। तो इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल एंड क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है the shape is pyramidal। तो yes, NO3- is planar and NH3 is
पिरामिडल। तो assertion is correct और रीजन क्या दिया है, N in NO3 minus is sp2 and in NH3 it is sp3 hybridized। तो रीजन भी करेक्ट है, तो assertion भी करेक्ट है एंड उसका रीजन भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। Next question is 96. It says the orbital angular momentum of a p electron is given as। तो orbital angular momentum का फॉर्मूला है square root of L into L plus 1 h upon 2 pi, where L is the azimuthal quantum number और p इलेक्ट्रॉन या p ऑर्बिटल के लिए azimuthal quantum number L की वैल्यू होती है 1। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, so this becomes 1 into 1 plus 1 h by 2 pi and this is equal to square root of 2 into h by 2 pi and this we can write as h upon square root of 2 pi। तो given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, h by root 2 pi। Next question is 97. It says how many atoms are present in a mole of H2SO4। तो हमारे पास H2SO4 का एक मोल है और एक मोल में टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हो गए 6.02 into 10 to the power 23, मतलब कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। और H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, लेट्स फाइंड। हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर के 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 4 एटम। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स हैं 7 into total number of molecules। So these are the total number of atoms। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Next question is 98. It says which of the following salt undergoes hydrolysis और हमें ऑप्शंस में 4 सॉल्ट गिवन है। अब सॉल्ट कंटेन्स कैटायन एंड एनायन और वो कैटायन हाइड्रोलाइज करता है जो वीक बेस से आता है और वो एनायन हाइड्रोलाइज करता है जो वीक एसिड से आता है। सो लेट्स सी ऑप्शन ए, इट इज KCl। तो कैटायन है K प्लस, एनायन है Cl माइनस। नाउ K प्लस कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस KOH, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। Cl माइनस कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो ये भी हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। सो दिस सॉल्ट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन बी, सॉल्ट गिवन है K2SO4, तो कैटायनिक पार्ट है K प्लस, एनायनिक पार्ट है SO4 2-। अब कैटायन कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस KOH, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। एनायन कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, तो ये भी हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी, दिस सॉल्ट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब ऑप्शन सी, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, तो कैटायन इज Na प्लस, एनायन इज NO3 माइनस। नाउ कैटायन Na प्लस comes from strong base NaOH, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। एंड एनायन NO3 माइनस comes from strong acid नाइट्रिक एसिड, तो ये भी हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी, हाइड्रोलिसिस अंडरगो नहीं करेगा। एंड ऑप्शन डी, इसमें हमें सॉल्ट गिवन है K2C2O4, तो इसमें कैटायनिक पार्ट है K प्लस जो आता है एक स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। एंड एनायनिक पार्ट इज C2O4 2-, ऑक्सलेट आयन, एंड इट कम्स फ्रॉम वीक एसिड ऑक्सैलिक एसिड, तो ये हाइड्रोलाइज करेगा। सो दिस सॉल्ट विल अंडरगो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, K2C2O4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99. It says in the brown ring test for nitrate ion, the brown colored complex so formed is। सो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो कि एक फेमस कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला है FeH2O5NO SO4। सो दिस इज द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है दैट इज FeH2O5NO2+ एंड काउंटर आयन है SO4 2-। सो गिवन आंसर में, गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100. इट सेज इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन EDTA इज, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अब EDTA एक बहुत ही फेमस लिगेंड है जिसकी डेंटिसिटी है 6, सो इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड।
इसका स्ट्रक्चर है, सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ EDTA और इसमें डोनर एटम है 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। सो इट हैज 6 डोनर एटम्स जिसमें देयर आर 4 O and 2 N डोनर एटम्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।